हेलो एवरीवन, मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आप सभी को पता है कि हम बीपीएससी टीआरई 3 4 दोनों के लिए या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अच्छे से। वहां से आपका जीएस का सेक्शन कवर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट है 6 to 8 जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, वो चाहे प्राइमरी वाले हों, जो जीएस वाला क्वेश्चन साइंस के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, वो आपका कवर हो जाएगा। तो बाकी मेनली ये बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए है। तो पॉलिटी आज कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 8 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 9 हो चुका है, क्लास 10 की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक वीडियो में मैं पूरी एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों करा दे रहा हूँ। 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से आप कॉपी पेन बैठ के नोट करके चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए, कक्षा 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, आज क्लास 7 की पॉलिटी हम पढ़ेंगे और आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे 11-12 पे। ठीक, मैं पूरी 12 तक की पॉलिटी एनसीईआरटी कराऊंगा और इसके बाद हम स्विच करेंगे हिस्ट्री पे। ठीक है, तो चलिए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 तो पढ़ते हैं। आपको यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेगा जो डीपली वही कर पाएगा। तो अध्याय 1 पहला है लोकतंत्र में समानता। ठीक है, क्या है लोकतंत्र में समानता, आइए इसको देखते हैं। तो गांधी जी अफ्रीका यात्रा, भैया गांधी जी से एक क्वेश्चन आया था टीआरई 3 में, अगर जिसने भी ध्यान दिया था, डरबन भी था ऑप्शन, ठीक है, और प्रिटोरिया भी था। कहाँ जा रहे थे, यही क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए, क्लास 7 की एनसीईआरटी की पहली लाइन ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन किताब है, ठीक है, बुक्स, और इसके कंटेंट अच्छे से जो पढ़ेगा वही कर पाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो गांधी जी जब अफ्रीका से प्रवास के दौरान कहाँ से कहाँ गए थे, यही क्वेश्चन पूछा था। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मारिटबर्ग पर विवाद हुआ जिसमें महात्मा गांधी को रंगभेद नीति के कारण उन्हें अंग्रेज से अपमानित होना पड़ा। तो भैया एक मारिटबर्ग विवाद होता है जिसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी को रंग भेद का नीति मतलब भाई नस्ल को, ये सब सारी चीज़ों को भेदभाव किया जा रहा था, रंग को लेके, कलर को लेके। तो अंग्रेज़ों से उनको अपमानित होना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेज लोग गोरे होते हैं। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया कि सिविल राइट्स मूवमेंट का लीडर या नेतृत्व किसने किया था, तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। ठीक, कहाँ पे, अमेरिका में। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था भैया, अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्ली भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना और दक्षिण देशों में मतदान अधिकार को पुनः स्थापित करना। तो क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों को सिविल मूवमेंट्स राइट्स था। तो इसमें क्या था कि भैया जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे, ठीक है, अफ्रीकी अमेरिकी लोग, तो वहाँ पे क्या था कि नस्ली भेदभाव था, तुम काले हो, तुम ये हो, और उन लोगों को वोटिंग में मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो इसी के खिलाफ ये इसको गैर कानूनी घोषित करना इसका मेन मकसद था, मेन उद्देश्य था। और जो मतदान अधिकार था, वोटिंग राइट्स थी, उसको पुनः स्थापित करना था। अब आगे चलते हैं, दूसरा चैप्टर पे चलते हैं, राज्य सरकार। तो चलिए राज्य सरकार के बारे में देखते हैं। विधानसभा बिहार में कितनी सीटें हैं, विधायक की संख्या कितनी है, 243 है। बहुमत 122 चाहिए होता है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कि भैया राज्य का मालिक राज्यपाल राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये भी बता चुका हूँ मैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल राज्यपाल करता है। बिल्कुल, जो बहुमत दल होता है भैया उसका जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना काम काज कर रही है या नहीं। बिल्कुल, राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है भैया। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है इसलिए की जाती है कि भैया जो राज्य सरकार है वो संविधान के नियमों के अनुसार अपना काम काज कर रही है या नहीं कर रही है। अब विधान परिषद आइए देखते हैं। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी बता चुका हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए मैंने 9-10 पढ़ा दिया, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो 9-10 ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। ठीक है, किसकी, विधान परिषद की। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जो विधानसभा में चुन के जाते हैं, वही जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं वही चुनते हैं। ठीक है, विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। तो विधान परिषद के कितने, 1/6 सदस्य क्या होते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं।
एक अस्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता, भैया विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, जैसे राज्यसभा नहीं होता, परंतु लेकिन होता क्या है कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है विधान परिषद का, 6 वर्ष होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। अब बिहार में शिक्षा की स्थिति, आइए इसको देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने भैया हमारे संविधान में एक लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या कि हम भैया 10 साल के अंदर जो 14 साल के बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है उपलब्ध कराएंगे सबको। ठीक है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। आप अब भी देखेंगे बच्चे वंचित हैं। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या, आइए ये फैक्ट है, देख लेते हैं भैया। ठीक है, भारत की तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है, तो 10, 40, 99, 452 याद रखिएगा। ठीक है, 10, 40, 99, 452। अब आइए पहले पे बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। ठीक है, क्रम से कभी कभी लगाने को दे देता है, तो याद रखिएगा पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे महाराष्ट्र है, तीसरे बिहार है। अब चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, समाज में लिंग भेद। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के लिए करते हैं, यह एक गलत धारणा। बिल्कुल भैया, जेंडर जो वर्ड होता है इसी से लोग समझ जाते हैं कि भैया, लोग समझते हैं कि भैया स्त्री पुरुष में भेदभाव। ठीक, जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। बिल्कुल भाई, जो जेंडर है हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है कि हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में। ठीक है, किसको ऊंचा किसको नीचा समझते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 से 5 पे चलते हैं, समानता के लिए महिला का संघर्ष। अब आइए देखते हैं महिलाएं कितना संघर्ष करती हैं समानता के लिए, अपने इक्वलिटी के लिए। भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर कौन थी, तो भैया याद रखिएगा बसंत कुमारी थी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, किरण बेदी, याद रखिएगा। दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 कब आया था, तो दहेज लेने या देने, इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद हो सकती है और 15,000 का जुर्माना, लेकिन भैया अब भी धुआंधार होता है। आगे चलते हैं, 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। तो घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून कब पारित हुआ, 2006 में। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु बनाया गया है। तो भैया क्या होता है कि महिलाओं को भाई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो इसीलिए आया 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न। आगे चलते हैं, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 से कितने पूरे देश में लागू हुआ। इसके तहत क्या है कि भैया 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं, मीडिया और लोकतंत्र। ठीक है, तो 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी, कब आई थी, 16 अगस्त में। तो मनरेगा क्या है भैया, याद रखिए इसको, मनरेगा ये TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर, इसका नाम कब बदला था, आई थिंक TRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 अक्टूबर 2009 से पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। अपन समाचार ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क मुजफ्फरपुर का था। ठीक है, जो वुमेन्स से रिलेटेड न्यूज़ देता था। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम से लिया गया है, मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, विज्ञापन की समझ। हमारी त्वचा में मेलेनिन नामक पदार्थ होता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग तय होता है। मेलेनिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो हमारी जो त्वचा होती है, मेलेनिन होता है, जिसके कारण हमारा स्किन जो है ये भैया कहते हैं ना एक पिगमेंटेशन, ठीक है, इसी के कारण होता है। तो पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। जिनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, और जिनमें कम होता है वे गोरे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेलेनिन की मात्रा कम है, अगर आप काले हैं तो समझ जाइए कि आपके मेलेनिन की मात्रा कम है। ठीक है, मजाक है। और अगर कम है, मेलेनिन कम है, तो आप गोरे दिखेंगे। अब चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, हमारे पास के बाजार। साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल, साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, शहर में मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। बिल्कुल, शहर में जो मोहल्ले की दुकान होती हैं, आपके मोहल्ले में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इनको क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जगनारायण मसाला व्यापारी, पटना सिटी का मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। कौन, जगनारायण मसाला व्यापारी। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं भैया, बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा, देखिए मखाना ये इंपॉर्टेंट है भैया, 85% हिस्सा बिहार में होता है। कहाँ कहाँ, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये जगह। अगर खाना की खेती का क्रम पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गुड़िया निकालना। पहले क्या होता है, पहले गुड़िया निकाला जाता है, ठीक है, उसकी गुड़िया निकाली जाती है, फिर गुड़िया से लावा बनाया जाता है, ठीक है, फिर स्थानीय दतिया थोक खुदरा उपभोक्ता के पास जाता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, चले मंडी घूमने, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या होता है, इसको जान लीजिए। देखिए हमारे जो किसान हैं फसल उगाते हैं भैया, उसके लिए एक मंडी निर्धारित होती है जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि भैया इतने पे ही बिकेगा हर जगह में, और हर जगह इसका रेट यही होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर जिले में धान के कटोरे के नाम से लिखिए। यही क्वेश्चन TRE 3 में पूछ लिया गया था। गेहूं और धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। तो रोहतास भी था ऑप्शन में, रोहतास वाला सही था, ठीक है। रोहतास ने माना भी था, BPSC TRE ने रोहतास ही माना था। भोजपुर एवं बक्सर जिले, ठीक है, कैमूर, औरंगाबाद, यही से क्वेश्चन फंसते हैं मेरे डियर, बस इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। भोजपुर एवं बक्सर जिले में धान के कटोरी के नाम से जाने जाते हैं। कुल उत्पादन का 30% होता है यहाँ पे। अब गेहूँ, देखिए गेहूँ का भी पूछा था क्वेश्चन, यहीं से पूछ लिया था। सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया आदि। तो इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे तो टिक मार लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, सरसों कहाँ कहाँ होता है। सरसों बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेगूसराय हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, खगड़िया हो गया, रोहतास हो गया, यहाँ पे सरसों सबसे ज़्यादा उत्पाद होते हैं। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है। तो लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भैया, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है, इसको देख लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार में क्या होता है, जूट का उत्पादन। पूर्णिया के गुलाल बाग में जूट की बहुत बड़ी मांग है भैया। पूर्णिया का कौन सा एक गुलाल बाग है, गुलाब बाग, यहाँ पे क्या जूट की बहुत बड़ी डिमांड है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। अगर क्वेश्चन पूछे बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, तो भैया गन्ना है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार को देश का चीनी कटोरा कहा जाता है। तो स्वतंत्रता से पहले भैया, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय बिहार को क्या कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था। 1942-43 में बिहार राज्य में 32 मिल था। सोच लीजिए 1942-43 में कितना था, 32 मिल था चीनी मिल। लेकिन अब चीनी मिल की संख्या बिहार में काफ़ी कम रह गई है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं भैया। 11 पे समानता के लिए संघर्ष। आइए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी पर फरक्का नामक बांध बना है, ठीक है। 1975 मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक फरक्का नामक बांध बना है भैया। कहाँ पे, 1975 में बना था, मुर्शिदाबाद जिला में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपना हक के लिए संघर्ष को ऐलान 1982 से कहलगांव के कागज टोली से किया। तो जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से भैया त्रस्त आकर जो मछुआरे थे वहाँ पे हुआ क्या कि अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान करते हैं 1982 में, कहलगांव के कागज टोली से करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1991 में सरकार ने राज्य को जल कर से मुक्त कर दिया। गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। तो भैया उस विरोध करते हैं। तो 1991 में क्या होता है कि सरकार भैया वहाँ जो जल कर रहता है उसको मुक्त कर देती है, और गंगा के किनारे जो बसे मछुआरे होते हैं वो किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता उनको। 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपौती तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। कब, 1990 में। किसको, जमींदारी व्यवस्था को। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावी आंदोलन किया। शिक्षा, सामाजिक न्याय। तो अगर क्वेश्चन पूछे ज्योतिबा फूले का संबंध किससे है, तो सत्यशोधक समाज भैया, पहली चीज़ सत्यशोधक समाज से संबंध किसका है, ज्योतिबा फूले से, ठीक। और दलित जातियों के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी भैया, 1873 में। किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। कब, कहाँ पे, पूर्णा, महाराष्ट्र में। याद करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट NCERT पढ़ते हैं, ठीक है। जूठन भैया ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। हिंदी भाषा में विशेषता पुस्तक दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाई और संघर्षों का वर्णन करती है, जाति प्रथा से संबंधित है। तो जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है एक आत्मकथा है। इसमें किसके बारे में दिया गया है, जाति प्रथा से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए, पहले 7 थे। मोरारजी देसाई
आते हैं भैया 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है, और संपत्ति का अधिकार उठाकर किस में डाल दिया जाता है, 300 क में डाल दिया जाता है। तो याद रखिएगा कौन से संविधान संशोधन के थ्रू सरकार की संपत्ति का अधिकार उठाकर 300 क में डाल दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि भाग 4 में है, कल पढ़ाया था। सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर क्या होता है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल 10 थे, लेकिन 2002 में क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है, और जोड़ा जाता है क्या, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसके, सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, ठीक है। पहले 10 था तो ये शामिल होता है अब 2002 में, 86वां संविधान संशोधन होता है। क्या इसके तहत जोड़ा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। स्कूलों के माध्यम से भोजन योजना की शुरुआत 1955 में हुई थी, तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा स्कूलों के माध्यम से भोजन योजना की शुरुआत कब हुई, 1995 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम संरक्षण 1955 अधिनियम में पारित हुआ। नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण कब पारित हुआ, 1955 में। इस नियम के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले का दंड प्रदान था, ठीक है। मतलब अगर कुछ भेदभाव कर रहे हैं आप तो आपको दंड मिलेगा। किसमें, किसके अनुसार, नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण 1955। राजा पाक्स कहाँ से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था TRE 3 में। तो राजा पार्क कहाँ से संबंधित है भैया, अमेरिका से संबंधित है। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। यह आंदोलन नस्ली अलगान, भेदभाव और विघटन को खत्म करने के लिए था। तो नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ पे होता है भैया, सर्वप्रथम अमेरिका में होता है, ठीक है। जो नस्ली भेदभाव था, कलर, रंग, रूप देख के उसको समाप्त करने के लिए। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो भाग 3 में है, 12 से 35 तक, याद रखिएगा। चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। PHC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। कोस्टोरिका, देखिए कोस्टोरिका पूछा था भैया। कोस्टोरिका क्या है, एक मध्य अमेरिकी राष्ट्र है जो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में है। तो अगर पूछे कोस्टोरिका कहाँ का देश है, तो मध्य अमेरिका का देश है। किसके बीच में है, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में है। कोविड-19 चिकन पॉक्स एक कैसे रोग है, संचारी रोग है, मतलब संक्रामक रोग है। अध्याय 3 पे चलते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया जाता है। तो जितने राज्य का बजट होता है 100% में से 40% बजट किसको दिया जाता है, ग्राम पंचायतों को, मतलब पंचायतों को। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, कल भी बताया था। राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, कौन कौन सा, विधान परिषद और विधानसभा। शासन का स्तर 3 होता है भैया, स्थानीय, राज्य और केंद्र। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, पहले भी बताया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अध्याय 4 है, औरतों ने बदली दुनिया। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितने वर्ष बाद जनगणना होती है, तो 10 साल बाद। संचार माध्यमों को समझना। लहरिया नामक समाचार पत्र का संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश से है। याद है, TRE 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। लहरिया नामक समाचार पत्र का संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाएं द्वारा हर 15 दिन पर खबर लहरिया नामक अखबार निकाला जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है भैया, ठीक है। तो जब MP साइड जाने लगेंगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लहरिया नामक अखबार है हर 15 दिन पर महिलाओं के द्वारा जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। भारत ने पहला अपना सेटेलाइट कौन सा, एप्पल सेटेलाइट को 1981 में अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है। कब, 1981 में। भारत में 1995 में पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में खुला। तो भारत में 1959 में क्या होता है, पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में खुलता है। तो दूरदर्शन केंद्र का इस बार क्या पूछा था भैया, TRE 2 में पूछा था, ठीक है। उनका थीम क्या था, ये पूछा था। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पूरा, मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था, ठीक है। 1975-77 अधिक स्वतंत्र भारत के संचार माध्यमों के लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि देश में आपातकाल लागू था और संचार माध्यमों पर सेंसर बोर्ड लगा हुआ था। तो जो भैया 1975 से 77 का समय था भैया, उस समय जो कम्युनिकेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उस समय देश में आपातकाल लागू था और संचार माध्यमों पर क्या था, मास मीडिया पर क्या था, सेंसर बोर्ड लागू था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया, याद रखिएगा, TRE 1 का क्वेश्चन है। रामाबाई ने 1889 में एक मिशन स्थापित किया। पुणे के पास खेड़गांव में मुक्ति मिशन में विधवाओं और गरीब महिलाओं को आश्रय दिया और उन्हें साक्षर और आर्थिक रूप से मजबूत किया। तो जो भैया रामाबाई एक समाज सेवी थी,
1898 में ये क्या करती है, एक मिशन स्थापित करती है, मिशन मुक्ति मिशन, ठीक है, जिसमें क्या क्या था, कहाँ, पूरे के खेड़ा गांव में। तो भैया जो विधवा महिलाएं होनी थी और गरीब महिलाएं होती थी उनको आश्रय दिया, उनको रहने की जगह दी, और गरीब महिलाओं को पढ़ाने का, लिखाने का, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया, ठीक है। रमाबाई ने कहा, रमाबाई का संबंध किससे है तो पूछे, तो एक मुक्ति मिशन का स्थापना किसने की, रमाबाई ने की। कब की, 1898 में। खेड़ गांव में विधवा स्त्रियों और गरीबी औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। रास सुंदरी देवी का अक्षर का ज्ञान ज़्यादा नहीं था, स्कूल में नहीं जा पाई, वह आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला भारतीय थी। तो वह आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी, तो भैया रास सुंदरी देवी थी, ठीक है। रामाबाई ने 1898 में मुक्ति मिशन स्थापित किया, ये पहले भी बता चुका हूँ। यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया, तो 1997 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, याद करिएगा अच्छे से। घर के अंदर हिंसा विरोधी कानून 2006 को चलाया गया। कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए। रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा बांग्ला भाषा में लिखा था। तो जो भैया पहली भारतीय महिला जिन्होंने आत्मकथा लिखना शुरू किया, इनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, स्कूल जाती है ये महिला और लिखती है आत्मकथा। ऐसी महिलाओं को हम सल्यूट करते हैं। पहली इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी बंगाली भाषा में लिखी। आत्मकथा पुस्तक कौन थी, आमार जीवन, मतलब माई लाइफ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आई थिंक हम चैप्टर की समाप्ति पे चल रहे हैं, अब चैप्टर नंबर 7 पे। अध्याय 6, हमारे आसपास के बाजार। रुई कपास किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। तमिलनाडु सरकार निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म कार्यक्रम चलाती है और पावर लूम बुनकरों की सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदती है। तो जो भैया तमिलनाडु सरकार है, जो बच्चे के स्कूल में यूनिफॉर्म लगते हैं उसको बच्चों को फ्री में देती है, और जो पावर लूम, हैंडलूम जो बुनकर होते हैं उनसे ये कपड़े खरीदती है। पावर लूम बिजली चलित करघा है, हथकरघा है जो हाथ से चलता है। इरोड बाजार कहाँ है, तमिलनाडु में है। अध्याय 7 में चलते हैं। बाजार में एक कमीज। दादन व्यवस्था, दादन व्यवस्था क्या होती है इसको देखते हैं। अभी इसको हम चैप्टर वाइज भी करेंगे, हमारे पास इतना समय होगा कि मैं आपको रटवा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक। ये तो मैराथन चला रहा हूँ, एनसीईआरटी एससीईआरटी, फिर एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी कराऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है। तो दादन व्यवस्था में जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था। देखिए दादन व्यवस्था क्या होती है कि भैया ऐसा व्यवस्था जहाँ पर जो व्यापारी होता है, ठीक है, जैसे मैं व्यापारी हूँ भैया, हम आपको कच्चा माल देते हैं, ठीक। और जो जैसे मान लीजिए मैं व्यापारी हूँ, आपको कच्चा माल दिया, ठीक है, मैंने गन्ना दिया, ठीक, कच्चा माल दिया, और आपने मुझे खंड सारी, जिसको गुड़ कहते हैं या चीनी कहते हैं, आपने वो मुझे दे दिया, मतलब तैयार माल दे दिया हमें। तो ये जो होता है इसको हम दादन व्यवस्था कहते हैं। कुरनूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अध्याय 8 पे चलते हैं, समानता के लिए संघर्ष। तवा नदी महादेव की पहाड़ी से निकलती है। तवा जलाशय कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना भैया, क्या कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 7 भी एनसीईआरटी का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा पॉलिटी का, जो पॉलिटी वाले भैया लोग हैं, जो एसएसटी है, जिनका पॉलिटी सब्जेक्ट है 6 to 8 है, चाहे प्राइमरी है, चाहे 9, 10 हो, चाहे 11, 12 हो, आप लोग अच्छे से वीडियो पे देखिए, नोट्स बनाते चलिए, गारंटी है आपके क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो अब पॉलिटी करा दिया मैंने 10 तक, क्लास 10 तक, ठीक है। अब मैं कराऊंगा पहले चैप्टर वाइज, क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा पॉलिटी के, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर, इसके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज, ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो पार्ट है, जो लेसन है, उसको मैं कराऊँ, ठीक है, एक चैप्टर कराऊँ उसकी थियरी। तो ये तो समरी हो गई। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं आपको, भले व्यूज़ मेरे वीडियोस पे कम आ रहे हैं, 4-5 बच्चे ही पढ़ेंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे, लेकिन मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अग्रसर, अच्छे प्रिपरेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यही सारी चीज़ें आप कोचिंगों में 5000, 6000 यूट्यूब पे ये, यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।